एपिसोड 62। ऋषि सिंह मल्होत्रा। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, केतकी अभय से बोली तो वो अपनी चाची को हैरानी से देखने लगा। आपके कहने का क्या मतलब है चाची? अभय ने हिचकते हुए पूछा। यही कि तूने मेरी बहू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। उसके जैसी बीवी तो नसीब वालों को मिलती है। शादीशुदा होने के बावजूद तूने मानसी और मान्यता को इस घर में रखा। कितनी मुश्किल से बर्दाश्त करती रही होगी वो बेचारी उन दोनों को। बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि घर की बहू, जो घर की इज्जत होती है, उसे ही हमेशा इस घर में बेइज्जत किया गया है। तो बाहर वालों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अगर आयशा तुझसे प्यार ना करती होती ना, तो तुझे अच्छा सबक सिखाती वो। चुप बैठने वालों में से नहीं है मेरी बहू बिल्कुल भी। केतकी ने अभय को आयशा के साथ हुई ज्यादती के बारे में एहसास करवाया। लेकिन चाची, उन दोनों को मैं इस घर में नहीं लेकर आया, बल्कि अनिरुद्ध लेकर आया है। वो दोनों दोस्त मेरी भी हुआ करती थी, इसीलिए अनिरुद्ध की वजह से मुझे भी बदनामी सहनी पड़ रही है। वरना जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैंने अपने दोस्तों के साथ आउटिंग्स भी बंद कर दी हैं। अभय ने अपनी सफाई दी। अनिरुद्ध अनिरुद्ध को तो मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि वो जो ये सब कर रहा है वो गलत है, मगर उसे समझाए कौन? वो किसी की भी नहीं सुनता है। केतकी चिंता के मारे अपना सिर पकड़ते हुए बोली। चाची, अनिरुद्ध साइशा को बर्बाद करना चाहता है। वो मुझसे कह रहा था कि वो उससे शादी करेगा बहुत जल्द और फिर उसे बर्बाद कर देगा। अभय ने केतकी को जब अनिरुद्ध के इस फैसले के बारे में बताया तो वो दंग रह गई सुनकर। क्या? केतकी बस इतना ही बोल पाई थी कि तभी दरवाजे से अंदर आ रहा अनिरुद्ध बोला। आप दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो बस हम दोनों तेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे कि अब तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। आई थिंक तुझे इस बारे में सारिका से बात करनी चाहिए। केतकी ने पूरी तरह मुद्दा बदल कर रख दिया। सारिका का नाम सुनते ही अनिरुद्ध एकदम चुप हो गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसकी सारिका के साथ कोई मुलाकात या कोई बातचीत नहीं हुई थी। जब से उसने सारिका को अभय की शादी के बारे में बताया था, तब से उसने अनिरुद्ध से बातचीत करना बंद ही कर दिया था। जी मैं बात करूँगा उससे, अनिरुद्ध बोला और फिर वहाँ से चला गया। सीढ़ियाँ से ऊपर जाते समय उसकी मुलाकात साइशा और आयशा से हुई। वो दोनों के दोनों से खास जाने वाली नज़रों से घूरे जा रही थी। अनिरुद्ध का भी सेम यही रिएक्शन था उन दोनों के लिए। उन दोनों को इग्नोर कर वो वहाँ से चला गया और आयशा और साइशा नीचे हॉल में आ गई। साइशा अभी भी मान्यता के कहे हुए शब्दों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। वहीं आयशा उसके मूड को अच्छा करने की कोशिश में लगी हुई थी। केतकी ने साइशा को अपने पास बिठाया और उससे बोली, आई एम रियली वेरी सॉरी कि तुम्हें मान्यता के इतने घटिया शब्द को सुनना पड़ा। लेकिन मैं वादा करती हूँ तुमसे कि आज के बाद ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं होगा। केतकी ने उसे आश्वासन दिलाया तो साइशा ने उसे फीकी सी मुस्कान दी। मुझे तो बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। चाची, आपने आज डिनर में क्या क्या बनाया है? वैसे भी मैं तो आज पहली बार आपके हाथ का खाना खाऊंगी। आयशा एक्साइटेड होकर बोली तो अभय बोला, तुम्हें पता है मेरी चाची बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। दिल, मन और पेट तीनों खुश हो जाते हैं। इंसान की आत्मा तृप्त हो जाती है। अभय की बात सुनकर आयशा और सायशा एक साथ बोली, अरे अरे ये तो हमारी लाइन है। ये लाइन तो हम हमारी मम्मी के लिए कहते हैं कि उनके हाथ का बना खाना खाने के बाद इंसान की आत्मा तृप्त हो जाती है। दिल, मन और पेट तीनों खुश हो जाते हैं। हाँ, वो बात भी है। सासू माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अभय ने आयशा की बात पर हामी भरी। उसके बाद सबने साथ बैठकर डिनर किया। वहीं जब से केतकी ने अनिरुद्ध से सारिका के बारे में बात करी थी, तब से वो काफ़ी ज़्यादा टेंस था। अनिरुद्ध, तुझे क्या हो गया है? तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? केतकी ने उससे पूछा तो उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं चाची, मुझे भूख नहीं है ज़्यादा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से उठकर चला गया। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को, केतकी परेशान होते हुए बोली तो आयशा ने ताना मारा, चाची ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके लाडले को बुरा लग गया हो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड माना था कि आज जम के धुलाई हो गई। आयशा की बात सुनकर केतकी ने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर वो सब अपना अपना डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद केतकी वापस राठौड़ महल चली गई और सायशा गेस्ट रूम में। आयशा अपने कमरे में बैठी हाथ में पट्टी को खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पट्टी खुल ही नहीं रही थी। तभी अभय रूम में एंटर हुआ, हाथ में लैपटॉप लिए
उसने जैसे ही आयशा को उसके हाथ में बंधी पट्टी को खोलते हुए देखा तो वो उस पर चिल्लाने लगा। ये क्या कर रही हो तुम? क्यों खोल रही हो तुम अपनी पट्टी? अभय उसे डांटते हुए उससे बोला। अरे वो कल रात के बाद से ड्रेसिंग नहीं की ना मैंने अपने हाथ की, तो इसीलिए खोल रही थी ताकि मैं अपने हाथ में दूसरी पट्टी बांध दूँ। आयशा थोड़ा सा सहमते हुए बोली। अरे तो मुझे बोल देती, अपनी बहन सायशा को बोल देती, खुद से ही चौधराइन बनने लगी। अभय की पिच इस बार थोड़ी सी धीमी थी। हाँ तो चौधरी साहब, अब कर दो आप मेरे हाथ की ड्रेसिंग, फिर मुझे सोना भी है। वैसे भी कल मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। आयशा ने जब खास दिन की बात कही तो अभय ने अपनी भौं सिकोड़ते हुए उससे पूछा, क्या मतलब, कैसा खास दिन? अरे कल मुझे एक गेट टुगेदर में जाना है। मेरे बैचमेट्स आ रहे हैं कल राजस्थान घूमने के लिए, तो कल मैं उन लोगों से मिलने जा रही हूँ। आयशा एक्साइटेड होकर बोली। तो अभय चिंता जताते हुए उससे बोला, तुम्हारा हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए तुम कल कहीं नहीं जा रही हो। डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा है। वैसे भी तुम चुप रहो, मैं कल जाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे जाने से। आयशा जिद पे अड़ गई। अरे पर अभय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था, तभी आयशा उसे बीच में ही काटते हुए बोली, तुम भी तो मुझे बिना बताए कहीं कहीं भी चले जाते हो। अपने घर में ही देख लो, तुम्हारे घर में तो 2 बार बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, लेकिन मुझे किसी ने भी इनवाइट नहीं किया। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब से तुम्हारे भाई ने मुझे ये क्लियर किया है कि मैं आउटसाइडर हूँ, इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, तब से मैंने इस हकीकत को स्वीकार कर लिया है। और कायदे से तुम भी कोई नहीं होते हो मुझे रोकने टोकने वाले। आई बात समझ? आयशा ने अब अभय की बोलती ही बंद कर दी थी। वो कुछ भी बोलने की लायक बचा ही नहीं था अब। डियर हॉबी, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं ना, उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आयशा अभय के उतरे हुए चेहरे को देख उसे उस पर हंस रही थी। लाओ, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ, अभय मायूस होकर बोला और ड्रेसिंग करने लगा। उसके बाद आयशा अपनी जगह पर लेट गई और अभय सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ ज़रूरी काम करने लगा। अगली सुबह आयशा के उठने से पहले ही अभय आज ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि आज उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अभय की जब आँख खुली तो अभय को कमरे में ना देख कर वो समझ गई कि वो ऑफिस कि वो ऑफिस जा चुका है। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अभय उसकी बीती रात की कही बातों से बहुत बुरा लगा है, इसीलिए उसने अभय से बात करने के लिए उसे कॉल लगाया, लेकिन अभय ने उसका कॉल पिक नहीं किया। लगातार 5 से 7 कॉल्स करने के बावजूद भी अभय ने आयशा का कॉल पिक नहीं किया, तो उसे बहुत हर्ट हुआ। हो सकता है कि वो अभी बिज़ी हो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में। खुद को समझाते हुए आयशा बोली और फ्रेश होने के लिए चली गई। दोपहर हो चुकी थी, मगर अभय ने ना ही आयशा को कॉल बैक करी थी और ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई। आयशा पूरे वक्त बोर होती रही, क्योंकि उससे यहाँ बात करने के लिए आज कोई भी अवेलेबल नहीं था। तो आयशा भी उसे लंच करवाने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है यार। मैंने तो सोचा था कि अभय से शादी करने के बाद मैं अपनी लाइफ को और अच्छे से एंजॉय कर सकूँगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अभय तो हर वक्त या तो ऑफिस के काम में बिज़ी रहता है, या तो अपने दोस्तों के साथ, और या फिर अपनी फैमिली के साथ। मुझे तो कभी उसने टाइम नहीं दिया, मेरे लिए इसके पास कभी टाइम नहीं होता है। आयशा खुद से बड़बड़ा रही थी। ऊपर से मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि आज मैं अपने दोस्तों के से भी नहीं मिल पाई। गधों ने एन मोमेंट में प्लान कैंसिल कर दिया। आयशा अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग किया। उसे लगा कि शायद उसे अभय कॉल कर रहा है, लेकिन असल में वो कॉल अभय का नहीं था, बल्कि उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। आयशा ने वो कॉल इग्नोर करी, लेकिन तभी उसे उसी सेम नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया। प्लीज़ आयशा, पिक अप द कॉल, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू। वो मैसेज पढ़ने के बाद आयशा ने उस नंबर पर रिप्लाई किया, हु आर यू?
ऋषि। वापस से आयशा को रिप्लाई आया। ऋषि नाम पढ़ते ही आयशा के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी उस नंबर से उसे वापस कॉल आई, लेकिन इस बार आयशा ने वो कॉल पिक कर ली। थैंक गॉड कि फाइनली तुमने मेरा कॉल पिक किया। कॉल की दूसरी साइड से उस लड़के की आवाज़ आई। ऋषि, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आई वॉज वेरी स्केर्ड। आयशा ने उससे कहा तो ऋषि हंस पड़ा। मैंने तो सुना है कि वकील किसी से भी नहीं डरते हैं, फिर तुम कैसे डर गई? ऋषि आयशा से बोला तो उसने ऋषि की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे यार, माना कि मैं एक वकील हूँ, मगर वकील के साथ साथ मैं एक लड़की भी हूँ। मैं कभी भी अननोन कॉल्स पिक नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैं उन अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर देती हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे टाइम पर टेक्स्ट कर दिया, वरना मैं तुम्हें अभी तक ब्लॉक कर चुकी होती। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। यूएस से वापस आने के बाद मैं चंडीगढ़ आ गया था, लेकिन वहाँ मुझे तुम्हारी दोस्त सुहानी ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है और अब तुम जयपुर रहती हो अपने हस्बैंड के साथ। ऋषि आयशा आयशा से बोला तो आयशा हंसते हुए बोली, अरे हाँ, मेरी शादी हो गई है और मैं अपने हापी के साथ जयपुर में रहती हूँ। अच्छा, इत्तेफाक से तो इस वक्त मैं भी राजस्थान में ही हूँ। बिज़नेस से रिलेटेड मीटिंग के लिए मैं यहाँ आया था। अगर तुम आज फ्री हो तो क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? ऋषि ने बड़ी ही उम्मीद के साथ उससे पूछा। आयशा भी काफ़ी बोर हो रही थी, तो इसीलिए उसने बिना समय गंवाए हाँ कर दी उससे मिलने के लिए। उसके बाद ऋषि आयशा को टाइम और प्लेस टेक्स्ट कर दिया। ठीक शाम 5:30 बजे आयशा ऋषि से मिलने के लिए कैफ़े पहुंची। पूरे 7 साल बाद आयशा को देखकर एक बार फिर से ऋषि का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आयशा अब और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी कि ऋषि की तो उससे नज़रें ही नहीं हट पा रही थी। आयशा ने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई ऋषि से मिलकर। ऋषि ने उसे अपने गले से लगा लिया और उससे बोला, कैसी हो तुम? बहुत 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 अच्छी हूँ। आयशा की खिलखिलाती हुई आवाज़ से ही पता लग रहा था कि वो वाकई में बहुत खुश है। वैसे तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? ऋषि ने आयशा के को चेयर पर बैठने को में हेल्प करते हुए उससे पूछा, लेकिन आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। आयशा की चुप्पी से ऋषि को ये लगा कि शायद उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर करता है। आयशा, क्या तुम सच में खुश हो अपने हस्बैंड के साथ? ऋषि ने उससे कंसर्न होकर पूछा। हाँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आयशा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होते हुए उससे बोली, नहीं कुछ नहीं, आई थॉट कि तुम्हें ये चोट तुम्हारे हस्बैंड ने दी है। ऋषि ने जब आयशा से ये बात कही तो वो शॉक्ड रह गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये चोट तो मुझे खुद से लग गई। वो एक्चुअली मुझसे कल गलती से एक ग्लास टूट गया था। घर के सर्वेंट्स बिजी थे, तो इसीलिए मैं खुद से ही वो टूटा कांच साफ करने लगी। तभी मेरा हाथ कट गया था। इनफैक्ट मेरे हबी ने मुझे बहुत डांटा था इस बात के लिए कि मैं खुद से कांच साफ क्यों कर रही थी। यू नो, चोट अगर मुझे लगती है तो दर्द उन्हें होता है। वो सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी बहुत बहुत प्यार करती हूँ उनसे। आयशा ने ऋषि से आधा सच और आधा झूठ कहा था, मगर फिर भी ऋषि उस पर यकीन किया। इतनी देर में उन दोनों की कॉफ़ी भी आ गई। आयशा ने जैसे ही उस कॉफ़ी का फर्स्ट सिप लिया, तभी ऋषि के चेहरे पर गुस्सा चमकने लगा किसी को देखकर। उठो यहाँ से, अभय की आवाज़ आयशा के कान में पड़ी। अभय को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए ऋषि उससे बोला, एक्सक्यूज़ मी, तुम होते कौन हो इससे ऐसे बोलने वाले? मगर अभय ने ऋषि को अपनी हथेली दिखाते हुए चुप रहने का इशारा करते हुए आयशा से फिर दोबारा कहा, आई सेड गेट अप फ्रॉम हियर। लेकिन मेरी कॉफ़ी, ये बोलते हुए आयशा खड़ी हो गई। अभय ने आयशा को प्रोटेक्टिवली अपनी बाहों में खींचा और वहाँ से ले जाने लगा। अभय के बगल खड़े अनिरुद्ध ने ऋषि से कहा, तुझे अगर एडवर्ड ली की वो डील नहीं मिल पाई तो तूने मेरे भाई की प्रॉपर्टी पर हाथ डालने की कोशिश करी? ऋषि ने अनिरुद्ध को कंफ्यूज लुक दिया तो अनिरुद्ध बोला, वो मेरे भाई की बीवी है, मिसेस आयशा अभय सिंह राठौड़। तभी आयशा चलते चलते रुक गई और अभय से बोली, अभय, उसे बुरा लगा होगा, मैं उसे बाय कह के आती हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ।
मैं तुम्हें भी उससे मिलवाती हूँ। ये बोल आयशा अभय को खींचकर वापस उसी टेबल पर ले गई जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आयशा और ऋषि साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। सॉरी ऋषि, मेरे हबी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था, मेरे हबी मुझे लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव रहते हैं। ये लाइन आयशा ने मुस्कुराते हुए कही। अच्छा, मैं तुम दोनों का इंट्रो करवाती हूँ, आयशा बोली। ऋषि ये मेरे हस्बैंड हैं, मिस्टर अभय सिंह राठौर, राठौर इंटरनेशनल के CEO। एंड अभय ये मेरा फ्रेंड है, ऋषि सिंह मल्होत्रा। हम दोनों चंडीगढ़ में सेम स्कूल और सेम क्लास में पढ़ते थे। 12th कंप्लीट होने के बाद ये US चला गया था और अब लौटा है इतने सालों के बाद। आयशा अपनी बातें बोलने में इतनी बिजी थी कि उसने एक बार भी अभय और ऋषि के बीच की वो टशन नोटिस नहीं की। ऋषि सिंह मल्होत्रा, स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी बैड। अभय ने उसे धमकाते हुए कहा और फिर आयशा का हाथ पकड़कर वो उसे वहाँ से ले गया। तभी अनिरुद्ध ऋषि को इरिटेट करते हुए गाना गुनगुनाने लगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। फिर हंसते हुए वो भी वहाँ से चला गया। मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूँगा अभय, एडवर्ड की वो डील भी मैं तुझसे छीन लूँगा और मेरी आयशा को भी मैं तुझसे छीन लूँगा, ऋषि खुद में बड़बड़ाया। आखिर क्या मकसद है ऋषि सिंह मल्होत्रा का? क्या ऋषि सच में आयशा को छीन लेगा अभय से, या फिर अभय को बर्बाद करने के लिए आयशा सिर्फ एक मोहरा है उसका? क्या अभय महफूज रख पाएगा आयशा को ऋषि से? जानने के लिए पढ़ें प्यार का कलमा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।